नमस्कार। मैं धीरज मिश्रा। आज आप लोगों का निषेध के लिए कुछ प्रमुख क्वेश्चन लाया कुछ प्रमुख क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी आप लोगों का एग्ज़ाम 14 तारीख और 17 तारीख को है। जो मैं कराने जा रहा हूं उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, ताकि यह एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए जो उपयोगी हो। चलिए ध्यान से देखिएगा। आज हम लोग 30 क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, और 30 क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आप लोग के लिए सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, और यह बहुत एग्ज़ाम की दृष्टि से लाया गया इसको, तो इसको देखिएगा। स्पेशल मध्य निषेध के लिए है। चलिए पहला क्वेश्चन है कि किस चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो सबसे पहले ऑप्शन दिया 1833 के चार्टर एक्ट। तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत क्या हुआ था? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को, दो क्वेश्चन आता है यहाँ से। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत बनाया गया था? बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। दूसरा क्वेश्चन है, ये बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल। दूसरा क्वेश्चन है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत बनाया गया? तो ये आंसर हो जाएगा 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। यही क्वेश्चन पूछ देगा इसका। भारत के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय भारत का वायसराय किस अधिनियम के तहत बनाया गया? तो 1858 के अधिनियम के तहत। 1858 के अधिनियम के तहत 1858 के अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया। 1833 का चार्टर एक्ट टोटल 4 आया हुआ है। 1833 का चार्टर एक्ट, इसके तहत शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किया गया। शिक्षा पर 1 लाख खर्च एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि शिक्षा पर 1 लाख खर्च किस अधिनियम के तहत। फिर 1853 में चार्टर एक्ट। 1853 में चार्टर एक्ट जो आया था 13 में आया था, 33 में आया, सबसे पहला आया था 93 में। 1853 यह अंतिम चार्टर एक्ट है, अंतिम चार्टर एक्ट। और इसके तहत अंतिम चार्टर एक्ट पूछ देगा, अंतिम चार्टर एक्ट। और 1861 के अधिनियम, चार्टर एक्ट नहीं है। 1861 चार्टर एक्ट नहीं है, 1861 का अधिनियम है। 1861 का अधिनियम का भारत परिषद अधिनियम, इसके तहत हुआ था 1800। इसके तहत वायसराय को इसके तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। अध्यादेश जारी करने का अधिकार। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा, अध्यादेश को वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार 1861 अधिनियम, अंतिम चार्टर एक्ट 1853, शिक्षा पर 1 लाख खर्च 1813, और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था 1833 का चार्टर एक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 एवं सूची 2 को सही
सही मिलान करें और कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनें। द्वितीय अनुसूची भाषाई प्रबंधन, तृतीय अनुसूची शपथ, षष्ठी अनुसूची वेतन पेंशन एवं भत्ता और आठवीं अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं। पूछेगा द्वितीय अनुसूची में क्या है, द्वितीय अनुसूची में है वेतन, दूसरा में है वेतन यानी ए का तीन, ए का तीन, पहले इसको हटा देंगे इसको हटा देंगे, ए का तीन ए और बी में है। तृतीय अनुसूची में है शपथ, तृतीय अनुसूची में है शपथ, बी का दो, बी का दो दोनों में है। आठवीं अनुसूची में है भाषा, आठवीं अनुसूची में भाषा, डी का एक यानी ये भी हट जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा। पूछेगा अनुसूचियों की संख्या कितनी है, अनुसूची, अनुसूची की संख्या है 12। अनुसूची के बारे में दो क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। पूछेगा पहला मूल संविधान में कितनी थी, मूल संविधान में, फिर पूछ देगा वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में। तो मूल संविधान में इसकी संख्या 8 थी, वर्तमान में इसकी संख्या 12 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्ति का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर होता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। क्या पूछा है, संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्ति का उपयोग वास्तव में किसके सलाह पर किया जाता है। तो संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी शक्ति का जो वास्तविक उपयोग होता है वो मंत्रिपरिषद द्वारा, इसका उपयोग मंत्रिपरिषद द्वारा, मंत्रिपरिषद के सलाह पर प्रधानमंत्री करते हैं। मंत्रिपरिषद के सलाह पर कौन करता है, प्रधानमंत्री। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता संविधान की प्रस्तावना में नहीं दिया गया है। संविधान की प्रस्तावना में कौन सी स्वतंत्रता के बारे में वर्णन नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में वर्णन है, विश्वास की स्वतंत्रता के बारे में वर्णन, धर्म और उपासना की, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। कौन सा विदेश, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान में कौन से इसमें से इकाई विदेश से लिया गया है लेकिन उसका जोड़ा सही नहीं है। ऑप्शन देखिए, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची बिल्कुल सही है, कनाडा से संसदीय प्रणाली गलत है, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया सही है, आयरलैंड से राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल ये भी सही है, निर्वाचन मंडल। कनाडा से क्या है, संघात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था, ये कनाडा से लिया गया है। और संसदीय प्रणाली लिया गया है ब्रिटेन से, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पूछे बिहार किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है। क्षेत्रीय परिषद के बारे में बात किया जाए, क्षेत्रीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद की संख्या 5 है। क्षेत्रीय परिषद की संख्या कितनी है, 5। उत्तर क्षेत्रीय परिषद का दिल्ली हो जाता है। उत्तर क्षेत्रीय परिषद में क्या हो जाएगा, दिल्ली वाला क्षेत्र आ जाता है। मध्य क्षेत्रीय परिषद में एमपी आ जाता है, मध्य क्षेत्रीय परिषद में एमपी। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में कोलकाता, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गुजरात,
गुजरात, और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में क्या आता है? बिहार। बिहार किस में आता है? पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा डी। आंसर हो जाएगा डी। चलिए, क्षेत्रीय परिषद की संख्या कितनी है? 5। अब तक कितने पूर्व राष्ट्रपति को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 5 और डी 6। चलिए, इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा 6। अब तक 6 राष्ट्रपति को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। चलिए, सभी 6 राष्ट्रपति का नाम लिखेंगे। 6 राष्ट्रपति का नाम। छह राष्ट्रपति का नाम। चलिए लिखिए। सबसे पहले नंबर 1 पे हो जाएंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्हें मिला था सबसे पहला भारत रत्न मिला था इन्हें 1954 में। दूसरा हो जाएंगे 2 नंबर पे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद पूछेगा, इनको 1962 में मिला था। तीसरा हो जाएंगे जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन, इन्हें मिला था 1963 में। चौथा नंबर पर हो जाएंगे एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम, इनका हो जाएगा 1997 में। इस 5 नंबर पर हो जाएंगे बीबी गिरी। बीबी गिरी, इनका हो जाएगा 1975 में। और 6 नंबर पर हो जाएंगे प्रणब मुखर्जी। इनका हो जाएगा 2019 में। तो अब तक 6 ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें भारत रत्न का सम्मान मिल चुका है। सबसे पहला है सर्वपल्ली राधाकृष्णन और अब तक के सबसे अंतिम है प्रणब मुखर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार के पहले प्रधानमंत्री कौन? बिहार के पहले प्रधानमंत्री कौन? बात करेंगे 19वीं सदी में जब देश गुलाम था। उस समय भारत का जो नेतृत्व करता था उस समय प्रधानमंत्री का पद ही चलता था। और प्रधानमंत्री के पद में थे उस समय जो पहले भारत के प्रधानमंत्री थे, इनका नाम था मोहम्मद यूनिस। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? मोहम्मद यूनिस। बिहार के पहले प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनिस। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ देगा, ये 1937 के दौर में प्रधानमंत्री के पद पे आसीन थे। पूछ देगा बिहार के पहले मुख्यमंत्री पूछ देगा, सीएम के बारे में पूछ दे, सीएम के बारे में तो श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे बिहार के पहले। और बिहार केसरी के बारे में पूछ देगा, बिहार केसरी कौन है? तो अनुग्रह नारायण सिंह। बिहार केसरी पूछेगा तो अनुग्रह नारायण सिंह। अनुग्रह नारायण सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं रखा गया है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं रखा गया है। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। मौलिक लोक कल्याण में वृद्धि, इसका वर्णन है अनुच्छेद 39 में। इसका वर्णन है अनुच्छेद 39 में।
और मौलिक अधिकार के बारे में अगर जाने, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार का वर्णन होता है अनुच्छेद 12 से लेके 35 के बीच, और नीति निर्देशक तत्व का वर्णन होता है, नीति निर्देशक तत्व, निर्देशक तत्व का वर्णन होता है 36 से 51 के बीच। तो क्वेश्चन स्पष्ट समझ में आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, लोक कल्याण की वृत्ति यह नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में है, और समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। निम्नलिखित में से किसका वेतन और भत्ता भारत के संचित निधि पर भारित नहीं है? चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। किसका वेतन और भत्ता भारत के संचित निधि पर भारित नहीं है? तो संचित निधि के बारे में समझें। संचित निधि, संचित निधि का जो वर्णन होता है, वर्णन अनुच्छेद 267 में है। संचित निधि का वर्णन है अनुच्छेद 267 में है। संचित निधि का वेतन दिया जाता है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सीएजी, सीएजी, सीएजी का अर्थ होता है नियंत्रण महालेखा परीक्षक। उसके बाद है मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद हो जाएगा पीएम। उसके बाद हो जाएंगे संसद, संसद के सदस्य, संसद का सदस्य। उसके बाद हो जाएगा संसद के सदस्य के बाद हो जाएगा, उसके बाद हो जाएंगे मानो, उसके बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सीएजी, मुख्य न्यायाधीश, पीएम, संसद के सदस्य और ईटीसी, अन्य और व्यक्ति हो जाएंगे। किसका वेतन लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा का अध्यक्ष को भी मिलता है, लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के भी, राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति, इन लोगों का वेतन कहाँ से मिलता है? इन लोगों का वेतन मिलता है भारत के संचित निधि से। किनका वेतन नहीं मिलता है? महान्यायवादी का। महान्यायवादी का वेतन संचित निधि से नहीं मिलता है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति, इनकी नियुक्ति कौन करता है? अगर नियुक्ति के बारे में बात करें, इनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत बात किया जाए, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद पूछ दे तो अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 76 के तहत। महान्यायवादी, महान्यायवादी अनुच्छेद 88 के तहत इनके बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 88 में वर्णन है महान्यायवादी के बारे में। अनुच्छेद 88 क्या बोलता है इनके बारे में? अनुच्छेद 88, अनुच्छेद 88 कहता है कि महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन इन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। लिखा है कि संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन इन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। मत देने का अधिकार नहीं है। किस तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? आपातकाल के बारे में कौन सी बात इसमें गलत दिया गया है? चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपातकाल के बारे में ऑप्शन है,
राष्ट्रपति आपात की घोषणा राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकार निलंबित हो जाती है, बिल्कुल गलत आंसर है। राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकार निलंबित नहीं होता है। राष्ट्रपति शासन के समय, राष्ट्रपति शासन यह तभी लगता है जब राज्य सरकार निलंबित हो। इसका लागू होने का स्थिति क्या है? इसकी स्थिति क्या है? जब राज्य का वैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो यह लागू होता है। किस अनुच्छेद के तहत लागू होता है? अनुच्छेद 356 के तहत। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। अंतिम बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा 1975 में हुई थी, बिल्कुल सही है। वित्तीय आपात की उद्घोषणा अनुच्छेद 360 के तहत की जाती है, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से हड़प्पा कालीन नगर एवं नदियों का वर्णन, हड़प्पा कालीन नगर एवं नदियों का वर्णन, नदियों का कौन सा जोड़ा सही सुमेलित करता है? नदियों का कौन सा जोड़ा सही सुमेलित करता है? ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, सिंधु, रोपड़, सतलज, रंगपुर, मादर, आलमगीरपुर, घग्गर। चलिए, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे है, बिल्कुल सही है। रोपड़ सतलज नदी किनारे, ये भी सही है। रंगपुर मादर नदी किनारे, ये भी सही है। आलमगीरपुर गलत है। आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी किनारे है। आलमगीरपुर किस नदी किनारे? हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी किनारे। आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे। और घग्घर लिखा था तो कालीबंगा जो है वो घग्घर नदी किनारे है। कालीबंगा जो है, कालीबंगा ये किस नदी किनारे है? यह घग्घर नदी किनारे है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। समुद्रगुप्त द्वारा चलाए गए सोने के सिक्के में सर्वाधिक लोकप्रिय कौन है? समुद्रगुप्त द्वारा चलाए गए सिक्के में, सिक्का जो चलाया गया था, अपने सिक्के में अश्वमेधकर्ता की भी उपाधि के लिए लिखवाए थे, धनुर्धर का भी उपाधि लिखवाए थे, परशुराम के नाम से भी, परशु के नाम से भी सिक्का चालू किए थे, और गरुड़ के नाम से भी सिक्का चालू किए थे। इस सभी के सभी रूप में उनका सिक्का चला हुआ था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यह गुप्त वंश में महान शासकों में से एक थे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है कि समुद्रगुप्त द्वारा चलाए गए सोने के सिक्के में सर्वाधिक लोकप्रिय सिक्का कौन सा था? तो सर्वाधिक लोकप्रिय सिक्का जो था धनुर्धर था। सर्वाधिक लोकप्रिय सिक्का क्या था? धनुर्धर। गुप्त वंश में समुद्रगुप्त द्वारा चलाए गए सिक्कों में सर्वाधिक लोकप्रिय सिक्का जो था उनका नाम धनुर्धर सिक्का था। दशराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? दशराग युद्ध, दशराग युद्ध के बारे में समझते हैं। दशराज युद्ध, दशराग युद्ध जो था यह पारूषणी नदी किनारे हुआ था। पारूषणी नदी, वर्तमान नाम इसका क्या है? रावी है। वर्तमान नाम इसका रावी है। इसी नदी किनारे हुआ था। किसके बीच हुआ था? यह हुआ था सुदास और 10 राजाओं के बीच हुआ था। 10 राजाओं के बीच हुआ था। सुदास और 10 राजाओं के बीच। कौन जीता था इसमें? सुदास जीत गए थे। इस नदी का वर्णन पूछेगा, इस नदी का वर्णन किस मंडल में है? तो इस युद्ध का वर्णन जो है 7वें मंडल में है। 7वां मंडल में पूछेगा। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या 10 है। ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या 10। पूछेगा ऋग्वेद के 9वां मंडल से भी क्वेश्चन आता है। ऋग्वेद का 9वां मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। पूछेगा सोम का उल्लेख किस मंडल में? सोम का उल्लेख
सोम का उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में, सोम का उल्लेख 9वें मंडल में। आगे क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। यहाँ क्वेश्चन दिया है, विजयनगर साम्राज्य के शासकों का नाम दिया है और एक साइड वंश दिया है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन देवराय प्रथमा, नरसिंह, कृष्णदेवराय और तिरुमल। देवराय प्रथमा, देवराय प्रथमा के बारे में अगर देखें तो देवराय प्रथमा हो जाएंगे संगम वंश के, यानी एक का एक। चलिए इसको काट देंगे, इसको काट देंगे। उसके बाद हो जाएगा कृष्णदेवराय, कृष्णदेवराय हो जाएंगे तुलु वंश के, तुलु वंश के, कृष्णदेवराय तुलु वंश के। सी का 3, ए का 1, सी का 3। चलिए इसको भी काट देंगे। नरसिंह हो जाएंगे इस वंश के सालू वंश के संस्थापक ही हो जाएंगे नरसिंह, और आरवीडी वंश के संस्थापक ही हो जाएंगे तिरुमल। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 1। संगम वंश के संस्थापक हो जाएंगे हरिहर प्रथम, हरिहर प्रथम, और तुलु वंश के संस्थापक हो जाएंगे वीर नरसिंह। इस वंश के संस्थापक हो जाएंगे वीर नरसिंह, वीर नरसिंह, वीर नरसिंह। सबसे अंतिम वंश जो था आरवीडू वंश था, सबसे अंतिम वंश आरवीडू वंश, विजयनगर साम्राज्य का सबसे अंतिम वंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम क्वेश्चन पूछ देगा, निम्न में से किसने कहा था, अंग्रेज कहा था कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है? यह कथन किसका था कि कांग्रेस जो है वह क्षय रोग से मरने वाली है? अरविंद घोष, लॉर्ड कर्जन, तिलक और इनमें से कोई नहीं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, यह कथन था अरविंदो घोष का। यह कथन किसका था? अरविंदो घोष का। लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा था? कर्जन का स्टेटमेंट क्या था? कर्जन ये शासन किया था 1899 से लेके 1905 तक, भारत में वायसराय के पद पर रहा। और इसका कथन जो था कर्जन का कि कांग्रेस अपनी पतन की ओर, कांग्रेस अपनी पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है मैं इसके मरने में अंतिम रूप से सहायता प्रदान करूं। तिलक ने क्या कहा था? तिलक का कथन लिख लीजिए, बीजी तिलक, बीजी तिलक। इनका कथन क्या था कि कांग्रेस वर्ष में एक बार मेढक की तरह टरटराती है, मेढक की तरह टरटराती है। कांग्रेस वर्ष में एक बार मेढक की तरह टटराने वाली संस्था है, या मेढक की तरह टटराती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वायसराय ने भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत की थी? वित्तीय विकेंद्रीकरण, चलिए पहले इसको समझते हैं, वित्तीय विकेंद्रीकरण क्या होता है? वित्तीय विकेंद्रीकरण तो लॉर्ड मेयो ने वर्ष 1872 ईस्वी में, आंसर हो जाएगा 1872 ईस्वी में
लॉर्ड मेयो ने अजमेर में विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। क्यों? ताकि जो राजा के बच्चे हैं वह शिक्षा पा सकें। तो 1872 में, इसी के समय 1872 में ही पहली बार जनगणना भी हुआ था। पूछेगा पहली बार जनगणना इसी के समय में हुआ था। और इसकी मृत्यु हुई थी 1872 में ही, इसकी मृत्यु हो गई थी अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में इसकी मृत्यु हो गई थी, अंडमान निकोबार में अफगानी द्वारा चाकू मारकर। तो आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड मेयो। पूछेगा भारतीय में वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति किसने अपनाया था? लॉर्ड मेयो ने। यहाँ पे लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग, अगले क्लास में हम समझा देंगे इसके बारे में। चलिए सेम क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह एवं नेतृत्वकर्ता का कौन सा जोड़ा विमेल है? इनमें से कौन सा जोड़ा जो है वो विमेल है? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा, भील विद्रोह सेवाराम, रामोसी विद्रोह तीरथ सिंह और चेर विद्रोह भूषण सिंह। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, रामोसी विद्रोह के तीरथ सिंह नहीं थे। रामोसी विद्रोह के तीरथ सिंह नहीं थे, इनके चीरथ सिंह थे। चीरथ सिंह, ये सब जनजातीय विद्रोह हैं। तीरथ सिंह, खांसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? खांसी विद्रोह का नेतृत्व चीरथ सिंह ने किया था। सॉरी, तीरथ सिंह ने किया था। खांसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तीरथ सिंह ने किया था। चेर विद्रोह का भूषण सिंह, भील विद्रोह का सेवाराम और मुंडा विद्रोह का बिरसा मुंडा ने नेतृत्व किया था। ये सब आदिवासियों का जनजातीय विद्रोह हैं और इनके नेतृत्वकर्ता रामोसी विद्रोह जो हुआ था इसके नेता थे चीरथ सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह को किसने एक सामंतवादी प्रक्रिया माना था? 1857 के विद्रोह को किसने एक सामंतवादी प्रक्रिया माना था? किसका कथन था कि यह सामंतवादी विद्रोह है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट था के मालेसन। आंसर क्या हो जाएगा? के मालेसन। के मालेसन ने क्या कहा था कि यह एक सामंतवादियों का प्रतीक विद्रोह है, यह एक सामंतवादियों का विद्रोह है। टी आर होम्स का भी कथन पूछता है एग्जाम में। टी आर होम्स ने क्या कहा था कि यह विद्रोह सभ्यता एवं बर्बरता के बीच होने वाला संघर्ष है। यह बात किसने कहा था? टी आर होम्स ने। यह भी पूछता है, वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
स्वामी विवेकानंद ने नवंबर 1894 ईस्वी में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का गठन किया था। बिल्कुल सही है। सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ के प्रमुख नेता थे। ये भी सही है। प्रार्थना समाज का एक मुख्य उद्देश्य जाति प्रथा का समर्थन करना नहीं, जाति प्रथा का विरोध करना था। थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना भारत में 1882 में अडयार में हुआ था। एनी बेसेंट ने किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारत में मैडम ब्लाटवस्की और कर्नल अलकाट, मैडम ब्लाटवस्की और एवं कर्नल अलकाट ने किया था। तो आंसर ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा। कौन सा कथन असत्य है? तो यही असत्य है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे? केशव चंद्र सेन के संस्थापक कौन हो जाएगा प्रार्थना समाज के बारे में? प्रार्थना समाज इसके संस्थापक हो जाएंगे संस्थापक केशव चंद्र सेन के सहयोगी आत्माराम पांडुरंग, केशव चंद्र सेन के सहयोगी आत्माराम पांडुरंग। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। किस आंदोलन के समय तिलक स्वराज फंड का स्थापना हुआ था? तिलक स्वराज फंड का स्थापना हुआ था असहयोग आंदोलन के समय। महात्मा गांधी का यह पहला आंदोलन था। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का शुरू हुआ था। इसी आंदोलन के शुरुआत के समय ही बीजी तिलक की मृत्यु हो चुकी थी और बीजी तिलक के नाम पे ही एक फंड बना दिया गया था, तिलक स्वराज फंड, जिसमें 1 करोड़ से अधिक पैसे जमा हुए थे। 1 करोड़ से अधिक पैसा जमा हुआ था। पूछेगा असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930 में। और भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में। और चंपारण सत्याग्रह 1917 में। महात्मा गांधी का यह पहला आंदोलन था, यह दूसरा आंदोलन था, यह तीसरा एवं अंतिम आंदोलन था बड़े पैमाने पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किनके प्रयासों से गांधी जी एवं भीमराव अंबेडकर के बीच पुनः समझौता हुआ था? गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच पुनः समझौता कब हुआ था? तो पूछेगा पुनः समझौता के बारे में। पुनः समझौता तो याद कर लेंगे, पुनः समझौता जो हुआ था वर्ष 1932 में हुआ था। 1932 में पूछेगा कहाँ पे हुआ था? तो उस समय गांधी जी जेल में थे। जेल में कौन से जेल? तो पुणे के यरवदा जेल। पुणे के यरवदा जेल। पुणे के यरवदा जेल। पूछे किनके प्रयास से हुआ था समझौता? प्रयास किसने किया था? तो मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। पूछेगा उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था सांप्रदायिक पंचायत को समाप्त करना। सांप्रदायिक पंचायत, इसी को बोलते हैं कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत को समाप्त करना। इसी समझौते में महात्मा गांधी ने एक पत्रिका लिखा था। महात्मा गांधी का एक पत्रिका प्रकाशित हुआ था। पत्रिका लिखे जिसका नाम क्या था? हरिजन। इसी समझौते के दौरान। तो आंसर क्या हो जाएगा? मदन मोहन मालवीय। आंसर क्या हो जाएगा? मदन मोहन मालवीय। हरिजन पत्रिका का लेखक कौन? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी हरिजन पत्रिका के लेखक।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पूछेगा एग्जाम में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य सरकार को सारंडा वन क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है? चलिए अब करेंट अफेयर है, देख लेते हैं इसका। सारंडा वन है पहले कहाँ, यही से आंसर हो जाएगा। तो सारंडा वन है झारखंड में। सारंडा वन कहाँ है? झारखंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैद्येश्वरन राजा रमन जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से प्रमुख रूप से जुड़े हुए थे? वैद्येश्वरन राजा रमन जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो याद कर लीजिए, कंप्यूटर साइंस। किससे जुड़े हुए थे? कंप्यूटर साइंस से। नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर इतिहास रच दिया, जो राज्य के राजनीतिक परिदृश्य से एक नया रिकॉर्ड है? चलिए इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा कि यह जो भी बिहार के बच्चे हैं वो तैयारी करने वाले हैं, इस क्वेश्चन के आंसर वो कमेंट में देंगे। 27 नंबर क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क होगा, होमवर्क। तो इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट में जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फतिमा बोस ने 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता, वह किस देश की प्रतिनिधित्व करती थी? तो आंसर हो जाएगा, फातिमा बोस 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता, वह मेक्सिको की हैं। कहाँ की हैं? मेक्सिको की। फातिमा बोस कहाँ की हैं? मेक्सिको की। चलिए, निम्न में से कौन सा राज्य भारत में अत्यधिक गरीबी उन्मूलन करने वाला पहला राज्य बन गया है? अत्यधिक गरीबी उन्मूलन करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर कर लेंगे केरल। करंट अफेयर में केरल। किस देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में गाजा शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया? जो गाजा और इजराइल के जो बीच युद्ध रहा है उसको शांति के लिए सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया था? डोनाल्ड ट्रंप। और ये इसका मेजबानी कहाँ किया गया था? तो आंसर हो जाएगा मिस्र। आंसर हो जाएगा मिस्र। चलिए आज के लिए इतना ही। क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और ऐसा जब तक आप लोग का मध्य निषेध का एग्ज़ाम है, ऐसा आप लोग का सेट में उपलब्ध होते रहेगा, मिलते रहेगा। धन्यवाद।